नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम रेलवे CBT 2 12 जून की दूसरी शिफ्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहली शिफ्ट के सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं और इन शिफ्ट के सॉल्यूशंस के अंदर मैं आपको केवल ये नहीं बता रहा कि सॉल्यूशन क्या आएगा, मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए था। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सारे कराने की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, सॉल्यूशन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, सॉल्यूशन की दिक्कत नहीं है, पर यह है कि एग्जाम में आप क्या क्या कर सकते हैं वो खास चीज मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। नहीं तो सॉल्यूशन बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप देखेंगे जगह जगह सॉल्यूशन पड़े हैं। तो केवल सॉल्यूशन से सिलेक्शन नहीं होता, सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड भी होने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। और कई क्वेश्चन देखिए हल्के में मत लीजिएगा, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि रेलवे में कई क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं। यानी मैंने अभी CHSL का भी एग्जाम देखा जो लेटेस्ट SSC का हुआ था, और रेलवे का भी देखा, तो मुझे रेलवे का कई हद तक काफी बेटर लगा CHSL से। आप ये देखिए कई क्वेश्चन ऐसे थे CGL मेंस पार भी हैं। ठीक है, तो इन शिफ्ट्स को लाइटली नहीं लेना है। कई क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि बहुत हल्के भी हैं, पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी नॉलेज लगातार टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन भी है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो आप देख सकते हैं 46% लाता है तो फेल हो जाता है कितने अंक से? 10 अंक से। ये पास वाला है। और 52% लाता है तो पास वाले अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 46 और 52 में अंतर हो गया 6% का, और 6% की वैल्यू है 18। ठीक है, आपको निकालने हैं पास होने वाले अंक कितने होंगे। अब देखिए 6% की वैल्यू अगर 18 है, 46% की कितनी होगी? देखिए 3 गुना हो गया कितना? 138, और 10 ये यानी 148। 148 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 6 की 18 फिर 1 की निकालने, आप सीधा देखिए 3 का रिलेशन है, 3 का रिलेशन है, 10 और जोड़ के ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन इतना था। 1484 रुपये अमाउंट था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होता तो मिश्र धन इतना अधिक होता। ठीक है, तो व्हाट वाज द इंटरेस्ट दैट वाज पेड ऑन द सम एट द ओरिजिनल रेट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 2% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? इंटरेस्ट का 2% किसके बराबर है? 26.5 के बराबर है। 100% आपको निकालना है। ठीक है, 100% आपको निकालना है। व्हाट वाज द इंटरेस्ट दैट वाज पेड? 1484 पर ध्यान से देखिए, तो 100% अगर मैं निकालता हूं कितना आ गया? 13.25 यानी 1325 रुपए। ठीक है, 1325 आ गया। अगर 2% हायर होता तो 2% की वैल्यू निकालनी, यहां से हमने मूलधन निकाला। ठीक है, प्रिंसिपल 1484 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? अब ऐसा नहीं है कि पूरा घटाना है, 14 में से 5 गया 9 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। छोटी छोटी चीज एग्जाम में बहुत काम आती है, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर हमने देखा कि 1484 ये 1325 ये डेसिमल में तो आएगा नहीं, आखिर में 9 आएगा। वो रहा आंसर, डी ऑप्शन। आगे देखिए, ए किसी कार्य का 75% 30 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 50% 18 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, 75% भाग 30 दिन में। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए 30 दिन का मतलब क्या है? एक दिन में कितना हो जाएगा?
2.5%, यहां निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चलिए ऐसे देख लेते हैं। 3/4 है, ये 1/2 है। ठीक है, ध्यान से देखना, 30 दिन में 3/4, एक दिन में कितना, देखिए 30 दिन में कितना है, 3/4 है, एक दिन में कितना होगा, एक दिन में हो जाएगा 3/30 × 4 यानी 1/40। ठीक है, वही यहां पर बात करते हैं, 18 दिन में 1/2, एक दिन में कितना, 1/36, ये आ गया। ठीक है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 360, 9 और 10, तो 19/360 मेरा आंसर हो जाएगा। 19/360 आंसर हो गया। देखिए दोबारा से समझिए बात को, 75% का मतलब होता है 3/4 30 दिन में, एक दिन में कितना, 30 नीचे ले आओ, एक दिन में कितना, 18 नीचे ले आओ, सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें AB व्यास है। ठीक है, ABCD, ACD ये 35 दे रखा है आपको, BAD ये पूरा निकालना है। अगर ये देखें तो कितना है, 90, क्योंकि ये व्यास है तो अर्धवृत्त में बनने वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, समकोण होगा। ये 90 है। अब देखिए पेपर में ज्योमेट्री ऐसे ही करनी है, 90 है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी मैंने, और ये 35 है यानी 125। 125 में क्या जोड़ें कि ये वाला एंगल मिल जाए, 125 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है, विपरीत कोण 180 होता है। तो 125 में अगर आप 55 जोड़ते हैं तो आंसर 180 आ जाएगा। आप देखिए मैंने कितना लिखा है, मैं इसलिए आपसे बोल रहा था स्टार्टिंग में कि हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं छोटा कहीं बड़ी चीज़ सीखने को मिलेगी, छोटी चीज़ कि हमें लिखना कितना चाहिए, कैसे आंसर मार्क करना चाहिए, वो लगातार हम इसके अंदर ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके एलसीएम और एचसीएफ के अंतर बताना है। 24 और 18, जब आपका इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से भाग हो जाए, छोटे से छोटा। 24 देखिए 18 से भाग हो रहा है, नहीं, किस चीज की कमी रह गई, एक 3 की कमी रह गई, क्योंकि ये 9 से भाग नहीं हो रहा, ये 9 से हो रहा है, तो 72 आ गया एलसीएम। एचसीएफ की जब बात आती है, हम देखते हैं बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों में है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर दोनों में मेरे को 6 नजर आ रहा है, क्योंकि 2 और 3 से दोनों भाग हो रहे हैं, तो इसका अंतर पूछा है उसने, यानी 66, 66 मेरा आंसर हो जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहां पर भी चीज सीखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है। मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है, 3πr²। अगर 3πr² 1848 है, देखिए ये काम दिमाग में होने वाला है, तो πr² कितना आ गया, 616। 616 क्या होता है, 154 का 4 गुना। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना हम कि जब रेडियस 7 होता है तो क्षेत्रफल 154 आता है, पर ये तो 154 का 4 गुना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर 4 गुना है तो रेडियस दुगना हो जाएगा, 7 से 14 हो जाएगा, आर की वैल्यू सीधा आ गई 14। ठीक है, आपको क्या निकालना था, व्यास निकालना था, जो कि 28 हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन के ही करता, मैं ये देखता 3πr² ये है, 3 से भाग किया तो 616, जो कि मेरे को पता है 154 का 4 गुना है, और 154 जब आता है क्षेत्रफल तो त्रिज्या कितनी आती है, 7 आती है रेडियस, पर ये तो एरिया 4 गुना हो रहा है, तो एरिया आर के स्क्वायर पर निर्भर करता है, तो यानी रेडियस दुगना हो जाएगा, 7 से 14 हो जाएगा, व्यास 28 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो लिखना नहीं है इसे, पेन फ्री करना है इसे, पर जब भी हो पाएगा जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में। अगला देखिए, 10 मीटर आधार व्यास यानी 5 मीटर की त्रिज्या हो गई,
12 की हाइट हो गई, L आ गया 13, ठीक है। 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बताइए। देखिए पाई आर एल होता है, पाई आर इंटू एल यानी 65 हो गया, और 10% और यानी इसका 110% निकालना है आपको, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो मैं ये भी नहीं करता, मैं ये कुछ भी नहीं करता, मैं ये देखता कि भाई क्षेत्रफल निकालना है कपड़े का और 10% एडिशनल है, यानी जो भी मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, जो भी एरिया आएगा उसका 110% आप निकालेंगे तब आंसर आएगा, यानी जो आंसर आएगा वो 11 से भाग होना जरूरी है, ठीक है। केवल 10% अतिरिक्त को देखकर, तो मैंने देखा ये 11 से भाग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि पाई तो आना ही आना है, पाई को छोड़कर, ठीक है। ये 11 से भाग हो रहा है, देखिए ये भी नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। डिटेल में जाऊंगा तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहीं पर ही कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में 2 ऑप्शन आ गए 11 से भाग होने वाले, तो आपको पता है 12 5 13, तो 13 से भी भाग होगा वो नंबर, 13 से भी भाग होना चाहिए वो वाला नंबर, क्योंकि जब आप यहाँ लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो 11 से भी भाग आएगा, जो आंसर आएगा वो 13 से भी भाग होगा, ठीक है। एमजी कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया है सब आपको। राहुल एक राशि 2 साल के लिए 60% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाता है, 2 साल के आखिर में उसे इतना ब्याज मिलता है, तो उसने कितना लगाया। देखिए 60% अगर 2 बार लगता है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 हम ये करते हैं, है ना, तो कितना आ गया 120 136 156, 120 और 36 यानी 156, 156 की वैल्यू हो गई 11,700, ठीक है। कितना उसने स्टार्टिंग में लगाया था 100%, ये मेरे को निकालना है। अब देखिए ध्यान से, एक तरीका है कि आप पूरा सॉल्व करें, दूसरा तरीका आप देखिए इसमें 9 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो 9 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, जब आप काटेंगे तो आंसर 3 से भाग होगा ही होगा, तो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 3 से भाग हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते, यही तो करते, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, एक 3 तो बचेगा, और यही मैंने एमजी कॉन्सेप्ट बनाया है, यही मैंने एमजी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो 3 से भाग होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन मेरा सीधा आंसर आ जाएगा, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन है अच्छी खासी है, आप काटेंगे पहले 13 से फिर 12 से फिर आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, पहला डायगोनल, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो 64 आ गया। अब वो बोलता है यही क्षेत्रफल एक वर्ग का है, तो 8/8 का वर्ग हो गया, आपको इसी का परिमाप बताना है, तो 8 चौक 32 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो कई क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हैं, कई क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए मैंने एक बात आपको हमेशा बताइए, क्या, सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी है, पहले बढ़ते क्रम में नहीं लिखना, पहले टर्म्स देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, यानी चौथी टर्म जो होगी वो आपकी माध्यिका होगी, 7 + 1/2। अब चौथी टर्म निकालने के लिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं देखता हूं पहली टर्म ये आएगी, दूसरी ये आएगी, तीसरी ये आएगी, चौथी ये आएगी, आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चौथी टर्म कौन सी आएगी, 8 आएगी, ये मेरा आंसर हो गया, 2 5 7 और 8। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 है, आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है वो, मैं ना पूरा शंकु नहीं बनाता, जो काम की चीजें केवल वो बनाता हूं। आधार में क्या होता है, वृत्त होता है, वृत्त क्या एरिया क्या होता है, πr²,
तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, यानी ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 12 का। तो ये 12 दे रखा है और ये 5 आ जाएगा। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये आ गया। पहली बात, जो आंसर आएगा वो 3 से भाग होगा, 9 से भाग नहीं होगा। ये देख के पता लगा मुझे। कैसे, इसमें 2 बार 3 आएगा, 12 और 12, तो एक 3 तो कट जाएगा, एक 3 बचेगा। तो मैं देखता हूं, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, केवल और केवल आपकी जरा सी ऑब्जर्वेशन है कि भाई अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें, ये ऐसा नहीं है कि 144 इंटू 5 कर रहे हैं फिर 3 से भाग कर रहे हैं, नहीं। आप ये देखिए, 2 बार 12 आया, 1 बार 3, 1 बार 3, 1 बार 3 को खा जाएगा, बचेगा 1 बार 3। ठीक है, 1 बार 3 आना चाहिए आंसर के अंदर। 3 से भाग नहीं, 3 से ये वाला भी भाग हो रहा है, पर 9 से भाग नहीं होगा ना आंसर हमारा, क्योंकि इसमें 9 नहीं है। 9 था इसमें, पर एक 3 से एक 3 गायब हो गया, इसलिए केवल एक ही 3 बचा। बिल्कुल बेसिक चीज। आगे देखिए, एक राशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 40 + 40 + 40 × 40/100, यानी 96%। मैंने सीधा लिख दिया, x + y + xy/100, 2 साल में इतना मिल जाएगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद देय राशि इतनी अधिक होती, 4,544 रुपए। अब देखिए, 20% आपको 4 बार लगाना है। ये तो पहला केस है हमारा, जब रेट 40% था, एनुअल था। सेकंड केस में कह रहा है अर्धवार्षिक है, यानी 20%, 20%, 20%, 20%, 4 बार लगाना है। बड़ा क्वेश्चन हो गया, काफी ध्यान से देखो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए अगर आपको ध्यान हो, 3 साल का तो मुझे पता है कितना होता है 20% के हिसाब से 72.8। ये कैसे भाई, 10 से 12 होता है अगर, और 3 बारी की बात होती है तो हम क्या करते हैं, 1000 से 1728, तो यही 72.8 आ जाता है। यहीं से पता लगा मुझे, और कहीं से नहीं पता लगा, बिल्कुल यहीं से पता लगा, बिल्कुल बेसिक से। अब इसके अंदर इसका XY लगा सकते हैं, 72.8 + 20 + 72.8 × 20/100। ठीक है, 72 दूनी कितना हो गया, 144, 144 हो गया। 728 का दुगना मैं करता हूं, 1456 हो गया, 14.56 आ गया। 72, 20, 92 और 14, 106, 106.8। ठीक है, 107.36 ये आ जाएगा, 107.36 आ जाएगा। इतना प्रतिशत होगा अगर 20% 4 बार लगेगा। ठीक है, 107.36। अब मैं आगे देखता हूं, इन दोनों में अंतर कितना है, 11.36 का, और इसकी वैल्यू है 4544। ठीक है, मुझे 4 गुना नजर आ रहा है, 100% भी 4 गुना आ जाएगा। 4 गुना का मतलब है 4 आएगा और आगे 0 0 0 जितने भी 0 हैं ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, बी ऑप्शन में, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 के बाद 0 आ रहे हैं, बाकी में 42 है, 37 है, 42,500 है। मेरे को 4 गुना कैसे नजर आया, 11 चौक 44, 36 चौक 144। 144 का मतलब क्या होता है, 1.44, तो 44 में 1.44 जोड़ेंगे तो 45.44, 4544 आ गया। ठीक है, तो 4 गुना नजर आ रहा है, 4 गुना का किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छी कमांड चाहिए, बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए। ठीक है, और रेलवे में पूछा गया अभी लेटेस्ट। अगला क्वेश्चन,
एक और बड़ा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। करिश्मा 5400 रुपये हर आइटम पे खर्च करती है पिछले 3 सालों से, ठीक है, जबकि पर यूनिट प्राइस जो है ईयर टू ईयर चेंज हो जाता है। पहले साल 9 था, दूसरे साल 24 हो गया, तीसरे साल 14.40 हो गया। तो एवरेज प्राइस बताना है करिश्मा को कितना पड़ा 3 सालों में, ठीक है। 3 सालों में पैसे कितने खर्च हुए, इतने। पहले साल उसने कितनी क्वांटिटी ली होगी, 5400/9 यानी 600, ठीक है। अगले साल 5400/24, जब आप 24 से काटते हैं, देखिए सीधा लिखिए इस तरीके से, 24 दूनी 48 बचा 6, 24 दूनी 48 बचा 12, 24 पंजे 120। आगे आ गया 14.4, ठीक है, 14.4 आ गया। 14.4 के हिसाब से अगर मैं देखता हूं ध्यान से, 5400/14.4 करना है मेरे को, ठीक है, 144/10। अब कैसे करने वाला हूं, मैं काटता हूं सबसे पहले 36 से, 36 एकम 36 बचा 18, 1500 आ गया। 4 काटता हूं, 4 3 12, 375 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 375, 400, 600, 1200, ये 5400 है इंटू 3, 0 0 4, 54/4, 13 चौक 52 होता है, बचा 2/4 यानी 13.5, 13.5 मेरा आंसर होगा। तो आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितना कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है उसे फॉलो करिए अगर एग्जाम में आगे लीड बनाए रखना है तो, ठीक है। और असलियत को मान के चलिए, देखिए कैलकुलेटिव आ रहे हैं पेपर के अंदर क्वेश्चन, ये हमारे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में आ रहे हैं। कैलकुलेशन पे काम करना मैं लगातार आपको सिखा रहा हूँ, लगातार ही आपसे बोल रहा हूँ करके जाइए। सीधे सीधे क्वेश्चन परोसे हुए मुझे ज्यादा नहीं लगे इसके अंदर। अब देखिए ये 3/4 नंबर पी के 3/4 में से एक अन्य संख्या Q का 2/3 घटाया जाता है तो अंतर के रूप में 5/8 मिलता है, ठीक है। तो P के 9 गुना से Q का 8 गुना घटता है तो क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, देखिए 3 3 9, 4 दूनी 8, देखिए यहां सीधा मिल रहा है, ये नीचे आ गया 12, ये आ गया 5, ये आ गया 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 15/2 आ गया, 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, पर अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीधा नहीं दिया हुआ। पहले ये लैंग्वेज फॉर्म में बना दी, इक्वेशन सीधी नहीं दी हुई, दूसरा पूछा भी जो है वो उसका एक पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगली बार ये हो सकता है कि 9p - 8q है, ठीक है, इसका कुछ परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि जैसे हो सकता है वो बोल दे कि 6 सही 2/3% बताइए इसका क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या होता है 1/15, 15 इंटू 15 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योगफल 59 प्राप्त होता है। 59 में से 5 गया तो 54 बचा, और 54 किसके बराबर है, 1/3 के। 1 की वैल्यू 54 है तो 3 की वैल्यू 162 हो गई। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, 36 सेंटीमीटर व्यास है, ऊंचाई इतनी है, एक ठोस शंकु को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। देखिए जब भी इस टाइप की चीज होती है, एक को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, ये ध्यान रखिए। मैक्सिमम जगह यही पूछा जाता है कि कितने बनेंगे। कितने बनेंगे क्या मतलब है कि पहले के आयतन से दूसरे का आयतन भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा। जब बात आयतन की है तो आयतन में ये भी ध्यान रखें क्या चीज कॉमन है जो दोनों में आएगी। अब जैसे देखिए मैंने क्या क्या करा, मुझे फॉर्मूला पता है कोन का 1/3 πr²h, मुझे पता है स्फेयर का 4/3 πr³। मैंने पाई और 3 नहीं लिखा दोनों जगह,
मैंने पाई और 3 नहीं लिखा, केवल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 18 का स्क्वायर इंटू एच। 4/3 होता है, 1/3 नहीं लिखा और पाई नहीं लिखा। 4 आर क्यूब, आर कितना है 3 का क्यूब, मैंने केवल ये लिखा। 4 तिया 12 से 4 तिया 12 कट गया, 3 के स्क्वायर से 18 का स्क्वायर कटा तो 6 का स्क्वायर बचा, 36 मेरा आंसर हो गया। तो लिखने वाला भाग भी हमने बचाया जहां जहां बच सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पता है क्यों बताया, क्योंकि अगर मेरा ये वाला पार्ट निकल गया तो मैं बिना पेन के भी काफी जगह कर पाता हूं। जैसे मैं यही देखता कि 18 का स्क्वायर इंटू 12 है और नीचे क्या है 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और फिर मैं भाग करता कि भाई 9 उधर आ रहा है और 4 उधर आ रहा है, 36 आंसर हो जाता। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, हर किसी के लिए नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। पर मेरा काम है सिखाना, मैं इसको इस तरीके से ही करता। आगे देखिए, किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी 70% की वैल्यू है। आपको निकालनी है 116% की। ठीक है, आपको निकालनी है 116% की। ध्यान से देखिए, ठीक है, तो काफी कैलकुलेटिव है और ऑप्शन देख के भी समझ आ रहा है बहुत कैलकुलेटिव होने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला हूं मैं, अगर मैं डीएस लगाने की कुछ कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 70 से ही काटता हूं, रुक जाओ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, यानी 116 इंटू 247 समथिंग करना है। परसेंटेज और जीरो वीरो डेसिमल वैसिमल मैं भूल गया, मुझे पता है लास्ट में 2 आएगा, ये जरूर नजर आ रहा है। लास्ट में 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, पहली चीज जो मैंने देखी, देखिए कैलकुलेशन करने के तरीके, लास्ट में 2, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। उसके बाद ध्यान से देखिए, जो आंसर आएगा वो 4 से भाग होगा। ठीक है, आंसर जो है, एक सेकंड हो जाइए, 70% है, 70, 7 से आपने काटा था तो ये आ गया था 247, यानी 24.7 आता है। 24.7 अगर मैं यहां लिखता हूं, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली चीज 4 से भाग होगी। 4 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है, देखिए ये नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन की आपको लगातार तरकीब में बताता रहूंगा कैसे कैसे करनी, कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ याद करना है। बेसिक चीजें हैं कि देख के समझ आए आपको, भाई यहां 4 आ रहा है तो आंसर में 4 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 10.5 और 8। ठीक है, और इतने के हिसाब से काम चलता है, इतने के हिसाब से एरिया है कि प्रति मीटर इतने पैसे लगते हैं। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है यार। एरिया अगर मैं निकालूं 10.5 इंटू 8 कितना हो गया, 10 अट्ठे 80 और 4 84, ये एरिया आ गया। इसको गुणा करना है 15.25 से। अभी आपको खुद सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं डीएस लगाने की कोशिश करूं। 5 5 10, 2 12 और 1 13, 5 5 10, 2 12 और 1 13, यानी इसके अंकों का योग हो गया 4, 8 चौक 32, 8 और 4 12, 12 का मतलब है 3, यानी अंकों का योग 3 आएगा। ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूं, तो 3 3, इसका तो 6 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, बच्चा केवल ये वाला ऑप्शन। नहीं तो एक खास चीज जो मैं हमेशा सबसे बोलता हूं कि भाई कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसके चारों ऑप्शन में आखिरी संख्या अलग अलग हो, तो आखिरी संख्या पे काम करिए। अब आपको लगेगा सर आखिरी संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिए। 84 इंटू 15.25 का मतलब क्या है, पहले तो ये देखिए। अगर मैं इसे एक नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं इसे एक नंबर बनाना चाहता हूं तो मुझे कम से कम किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से।
क्योंकि ये 25% है 0.25, तो 4 से गुणा करूंगा तो 61 आ जाएगा। तो 4 से गुणा किया तो 4 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी आखिरी संख्या क्या आ गई 4, इसकी आखिरी संख्या क्या है 4, तो 4 को मैं किससे गुणा करूं कि 4 आ जाए? 3 से करने पर आएगा नहीं, 1 से करने पर आएगा बिल्कुल आएगा, 5 से करने पर आएगा नहीं, 2 से करने पर आएगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन? केवल सी ऑप्शन। तो मैं आखिरी संख्या से भी ये क्वेश्चन कर सकता था, डीएस कॉन्सेप्ट से भी कर सकता था, पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 अंक वाली धनात्मक संख्या के अंकों का गुणांक 24 है। जब इस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं आपस में। तो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करिए जिसे दी गई संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। समझिएगा बात। पहली बात, 2 अंकों का जो गुणनफल है वो 24 आना चाहिए। 12 दूनी होता है, पर मैं 2 नंबर ऐसा नहीं बना सकता ना कि यहाँ 2 लिख दूं यहाँ 12 लिख दूं, ये 2 अंक का नहीं रहेगा। फिर 3 8 हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है। देखिए 3 अट्ठे 4 6 फिर 6 चौक, अब 6 चौक तो इसके जैसा ही हो गया, ठीक है, और 8 तिया इसके जैसा हो गया, मतलब ये दोनों ही संभव है। अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूं तो यह आएगा 56, आपस में नहीं बदले। अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूं तो आपस में बदल जाएंगे, 64 आ जाएगा। ठीक है, अब वो बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इसमें से घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो छोटी से छोटी संख्या तो वो 0 ही नजर आ रही है मेरे को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है आपका, परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही है वो, तो कम से कम 0 इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कॉट स्क्वायर बराबर है 1 + कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा कुछ देखने की आदत है, मैं चाहता हूं आपके अंदर भी आदत हो। थीटा की वैल्यू क्या कुछ रखी जा सकती है? 0 90 को छोड़ के सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे दिमाग में जो आ रही है वो है 45। 30 60 भी आप रख सकते हैं, मना नहीं है, पर 45 से क्या होगा? 45 से ये होगा ये दोनों कट जाएंगे और सेटिस्फाई भी हो जाएगा ये। तो थीटा की जगह 45 आ गया, 1 = 1, ये 0 हो गया। 45 रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, 45 रखते हैं तो ये 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा 9 से भाग नहीं होगा, आपको ये बताना है। देखिए ध्यान से, 4 4 8 और 1 9, ये भी 9, ये तो हो रहा है। 5 10 13 15 18, ये भी हो रहा है। 7 2 9 7 3 10 8 18, ये भी हो रहा है। तो बचा केवल डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 9 से भाग नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा गया, देखिए एक छड़ी है, ये मान लेते हैं 2 भाग में तोड़ा गया, ये लंबाई 7 है, ये लंबाई 11 है। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 है, संपूर्ण छड़ी की लंबाई बतानी है। ठीक है, संपूर्ण छड़ी कितनी है? 18 यूनिट। 7 का 11 गुना 18 का 11 गुना यानी 198 होता है। ठीक है, 198 कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 198 आंसर आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रमन प्रतिदिन 7:40 पर, सीजीएल मेंस में भी नहीं आया होगा ऐसा क्वेश्चन, 7:40 पर निकलता है और ऑफिस 9:46 में पहुंचता है। यानी कितना टाइम है ये? 2 घंटे 6 मिनट। 2 घंटे 6 मिनट का मतलब क्या है? 21/10 घंटे, ये मतलब है टोटल समय। ठीक है, 21/10 घंटे, या फिर मैं बोल सकता हूं
अगर मिनट्स में मैं ले लूं इसे, 2 घंटे 120, 126 मिनट, ठीक है। एक दिन वह 7:40 पर ही निकलता है जिस टाइम वो निकलता था, परंतु एक चौथाई दूरी 6/7 गति से तय करता है। यानी उसकी स्पीड अगर s थी तो 6/7 गति से तय करता है। ये समय लगेगा। बची हुई 3/4 दूरी 6/5 गति से तय करता है और कुल मिला के समय लग रहा है 126 मिनट का, ठीक है। 126 मिनट का, 126 मिनट का नहीं लग रहा, 126 मिनट का तो नॉर्मल लगता है उसे, ठीक है। अब कितना लगेगा ये बताना है बेसिकली। तो देखिए d/s क्या हो गया, तो टाइम हो गया जो पहले वाला था 126, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 तिया 15 और 7 22, 22/24, ठीक है। अगर मैं काटता हूं 6 से, 6 चौक 6 दूनी 12 और 1, 2 से काटते हैं 2 और 11, 231/2 यानी 115.5, ठीक है, आधा सेकंड। अब देखिए ध्यान से, आधा सेकंड नहीं आधा मिनट, आधा मिनट का मतलब है 30 सेकंड। तो केवल 30 सेकंड देख के मेरा आंसर मार्क हो सकता है। देखिए यहां 30 सेकंड है, नहीं है, यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है, यहां पर है। तो एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मैंने अपनी यहां पर बचा ली, नहीं तो मेरे को पूरा इसे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता और फिर रिलेशन निकालना पड़ता। मुझे नजर आ गया कि 115.5 मिनट होगा, यानी 30 तो सेकंड आएंगे, 30 सेकंड वाला समय केवल एक ही था, बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज करके देखिएगा, कम से कम 30 सेकंड का समय और लगेगा, ठीक है, कम से कम। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है। 3 से अगर मैं काटता हूं 275 आ गया मीटर प्रति मिनट। अब अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और आपको अगर यही नहीं पता कि मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटे का क्या रिलेशन होता है, तो एक क्वेश्चन छूटने के चांसेस हैं। 50 मीटर प्रति मिनट बराबर होता है किसके, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। मेरे को ये निकालना है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, देखिए ध्यान से, अगर मैं DAC लगा दूं, 3 पंजे 15 यानी 6 और नीचे 5 का मतलब 2, जिसके अंकों का योग 3 आएगा, वही आंसर होगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। देखिए ये 3 था, 9 तो 0 हो जाता है, 5 से 15 यानी 6, नीचे ये आएगा, नीचे 5 तो ऊपर 2 होता है, तो अंकों का योग 3 आ गया। समय बच गया मेरा, कम से कम 10 से 15 सेकंड बच गए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। जॉन ने 3 आइटम किसी स्टोर से खरीदी, ए का जो प्राइस है वो बी की तुलना में 2/3 था और सी का ये है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पहले मैं 2/3 लिख रहा हूं फिर मैं 3/4 लिख रहा हूं, यहीं पर देखिए बी कहां पर आएगा, बी ये रहा, नीचे आएगा ना। बी कहां पर आएगा, बी नीचे आएगा, ये रहा बी। तो बी की वैल्यू ऐसी लो जो 4 3 से भाग हो जाए, यानी 12, और ये 12 हो गया तो ये 8 हो जाएगा, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। ये 12 होगा तो 3 गुना, इसका 3 गुना 9 हो गया। अब वो बोल रहा है ए का आइटम जो है वो 88 रुपए का था, यानी 11 गुना, ठीक है। तो आपको सी का प्राइस बताना है, इसका 11 गुना, तो 99 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 99 आंसर आ गया, ठीक है। आप देखिए सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे आपको ये महसूस नहीं होगा कि रेलवे का वही जो पैटर्न आता था वैसा पेपर आया, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहा है, कहीं कैलकुलेशन करवा रहा है। कैलकुलेशन तो बहुत जगह कराई है उसने, अगर ध्यान से देख रहा है, काफी जगह। आगे देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 3400 रुपये हो जाती है 12% के हिसाब से 3 साल में, तो वह राशि क्या थी। 12 तिया कितना हो गया, 36,
36% का मतलब है 136 की वैल्यू दे रखी है आपको 3400 रुपए। आपको 100% निकालना है। फिर से कैलकुलेशन, देखिए लगातार कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। फिर से आप कैलकुलेट करने लग जाएंगे। मैं आपसे फिर से वही बोलूंगा कि भाई डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाओ, डीएस लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। इसके अंकों का योग 7 है, इसका 1 है, इसे गुणा करते हैं तो 7 आ गया। ये नीचे आता है, इसके अंकों का योग क्या आ रहा है, 6 3 9, तो 0 हो जाता है, बचा 1। यानी जो आंसर होगा उसके अंकों का योग 7 होगा। क्या 7 है? नहीं। 7 है? बिल्कुल है। क्या 7 है? नहीं। क्या 7 है? नहीं। तो कम से कम 15 से 20 सेकंड मेरे यहाँ पर भी बच गए। आप सॉल्व करके देखिए, तब पता लगेगा कि 15 से 20 सेकंड बचे हैं, कितने बचे हैं। तो यहाँ पर फिर से हमारे 15 से 20 सेकंड कम से कम बचे हैं, 2500 मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन। लास्ट में मैं देखूंगा कि सारे मिला मिलोगे कि भाई कौन से क्वेश्चन सिंपल है, मैं उन्हें मार्क करूंगा। ठीक है, देखेंगे कितने क्वेश्चन सिंपल आए हैं। किसी संख्या का 3/4 भाग 6/7 भाग इसके से घटा दिया जाता है तो 33 आता है। इसका 6/7 भाग 7 से अगर काटोगे 18, ठीक है, 18 6 कितना हो गया, 108। 108 में से घटाएं कुछ और 33 आ जाए तो ये क्या होगा, ये 75 हो जाएगा। एक सेकंड हो जाइए। व्हेन 3/4 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, हाँ सही है। तो ये 3/4 है उस नंबर का। 3 की वैल्यू 75 है, 4 की वैल्यू 100 हो गई। 100 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है। देखिए, इसका 6/7 भाग निकालना है, पहले 108 आ गया, उसमें से ये घटाने पर 33 आ रहा है, तो ये 75 होगा। 3/4 भाग अगर किसी का 75 है तो वो वैल्यू क्या होगी, वो 100 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि sin 2x इसके बराबर है, देखिए ध्यान से, cos A cos B sin A sin B, बीच में प्लस का साइन, तो ये तो फॉर्मूला बन जाता है cos A माइनस B का। तो cos A माइनस B यानी cos 30 बन जाएगा ये। और sin A अगर cos B के बराबर होता है तो इनका सम 90 होता है। तो 2x की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। 30 का मतलब है 1/√3, 2/√3, आंसर आ गया 3/√3 यानी √3। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे सिंपल तो है पर दिखाया सिंपल नहीं है। अब बच्चा अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाता, एक एक वैल्यू डालता, तो यहां भी समय लगने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 162/9, ये 18 आ गया। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सीधा करते हैं, आइए मजा आएगा ना, सीधा करते हैं, लिखना नहीं है इसके अंदर, तरीका मैटर करेगा। 18 आ गया, ये 18 को 3 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। ये 7 बारी में जाएगा, 7 को 7 से भाग करेंगे 1 आएगा, 6 में से 1 गया, 5 आंसर आएगा। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको मेरे ये मेथड समझ आया हो तो। ठीक है, कि कितने लोग ऐसे कर पाएंगे। ऐसा नहीं है ना कि एक एक पहले लिख रहे हैं यार, फिर से सीधा देखिए। ये कितने गुना है, 18 गुना। 18 को 3 से भाग किया 6, दिमाग में रखा। 7 का क्यूब 343 होता है, स्क्वायर 49 होता है, तो इसको इससे काटेंगे तो 7 बचेगा, 7 से 7 कटा 1 आ गया, 6 में से 1 गया, 5 आंसर आ गया। आगे देखिए, दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या इसके साथ जोड़ दी गई तो औसत 43 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तीसरी संख्या निकालनी है। जो तीसरी संख्या है उसने औसत 43 कर दिया, उसके पास लेकिन 43 भी नहीं होगा, 43 से कम होगा। 43 से कितना कम होगा अब ये देख लेते हैं, क्योंकि उसने 3 इनका भी कम कर दिया, दोनों का, तो 3 दूनी 6, तो 43 माइनस 6 यानी उसके पास 37 होगा। क्योंकि पहली दो वैल्यू उसके पास तो 46 था, तीसरी वैल्यू आई उसने औसत 43 कर दिया, 46 वालों को भी 43 बना दिया, खुद भी 43 बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी खुद 43 बनी है पर वो है नहीं, दूसरे वालों की 3 की कमी भी इसके अंदर होगी, तो वो 37 होगी संख्या।
ठीक है, अब ये देखिए 27 तिया 81, ये कितना आएगा? देखिए मुझे तो नजर आ रहा है 56, आपको भी नजर आना चाहिए। ठीक है, हम क्या देखते हैं, लास्ट में 6 ये 4 आएगा, फिर देखते हैं किसके करीब पड़ेगा। ठीक है, तो ये 56 आ गया। ठीक है, इससे छोटे वाला नंबर 5 आ गया, ये बड़े वाले के करीब है इसलिए 6 लिखा। ये स्क्वायर रूट निकालना मैं सिखा चुका हूँ यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं। 56 अगर मैं काटता हूं, 56 एकम 56, बचा कितना 33, 6 गुना बराबर आ गया y प्लस 640। ठीक है, अब देखिए मैं आगे क्या कर सकता हूं। देखिए मुझे पता है लास्ट में 6 आएगा, पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें, 2 ऑप्शन कट गए। इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग कितना है 6 4 10 यानी 1, इसके अंकों का योग 8 होना चाहिए, इसके अंकों का योग 8 नहीं 9 है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो जहां जहां समय बचता है बचा लो, चाहे कितनी भी छोटा समय बचाओ, चाहे 5 सेकंड भी बच रहे हो बचाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 29.5 की वैल्यू ये है, तो आपको बतानी है मैं संख्या क्या होगी। अब देखिए काफी बच्चे ना क्या कंफ्यूजन में रह जाते हैं। 29.5% की वैल्यू है 0.59। अगर 100% निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 59/29.5 और फिर आंसर निकालेंगे, है ना। मैं आपसे क्या कहता हूं, परसेंटेज डेसिमल भूल जाओ। कब? जब ऑप्शन ऐसे हो चारों में अलग अलग नंबर हो। इसमें ऐसे नंबर नहीं है ना केवल डेसिमल का फर्क हो, ऐसे ऑप्शन होते अगर 2.2, 20, 0.02, तब नहीं कर सकते थे हम ये। पर अगर ऐसे नहीं है तो परसेंटेज डेसिमल भूल जाओ, सीधा देखो 29.5 59 यानी 2 गुना, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 0.2 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 2000 भी, 0.02 भी, पर 2 वाला तो एक ही ऑप्शन है ना। ये क्या है 2.5 यानी 25 है, ये 2 4 है, पर आएगा तो केवल 2 ही। ठीक है, जो कि मेरा पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम 2 संख्याओं का 35 गुना है एचसीएफ के। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है 238 यानी 34 एचसीएफ। 35 में से एक गया, 34 की वैल्यू है 238, 34 से काटेंगे 7 आ गया। अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, मेरे नजर में आंसर आ चुका है ये, आप ये देखिएगा कि आपका आंसर भी यहीं तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, 2 संख्याओं का अंतर अगर 14 है, पहली में से दूसरा घटाया, 7x माइनस वाई करा, 2 आ गया, फिर सम ऑफ नंबर निकाला आपने। ऐसे नहीं करना है। आप ये देखिए एचसीएफ अगर 7 आ गया, एचसीएफ 7 आने का मतलब क्या है, देखिए जो एचसीएफ होता है उसका मतलब होता है महत्तम समाप्त करते, यानी वो पहली संख्या में भी है, वो दूसरी संख्या में भी है, वो उसके योग में भी है, वो उसके अंतर में भी है, वो उनके गुणनफल में भी है, वो एलसीएम में भी है। तो जो एचसीएफ होता है इन सबको भाग करता है, तो जो उनका योग है संख्याओं का वो 7 से भाग होगा, तो 7 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और रेलवे में आया है। आप सोचिए रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आना बड़ी बात है। ठीक है, 9.999, 5.00, 4.99, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। एग्जामिनर ये नहीं चाहता आप पूरी कैलकुलेशन करें, एग्जामिनर चाहता ही ये है कि आप लगभग वैल्यू निकालें, पूछिए अप्रोक्सीमेट रहा है, और ऑप्शन भी दूर दूर ही दे रहा है खुद। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये किसके करीब है, लगभग 10 के, 10 की पावर 3 ले लेता हूं, ये 5 हो गया, ये किसके करीब है लगभग 3 के, और ये किसके करीब है लगभग 5 के। तो ये कितना हो गया 1000, 125 और 5, यानी 1000 माइनस 120 यानी 880। 880 कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 880 मेरा आंसर हो गया। दिखने में है
पर वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6,250 रुपये प्रति माह की कमाई करी। पहले 10 महीनों में उसकी एवरेज जो थी 5800 थी, यानी 450 रुपये कम 10 महीनों में। तो बचे हुए 2 महीनों में उसकी औसत कितनी होगी? देखिए उतनी तो होगी जितनी थी 6250, पर ये जो कमी है ये भी वही पूरी करेंगे आखिरी के 2 महीने, तो टोटल इतना बढ़ेगा और औसत इतनी बढ़ेगी 2250 और 6250, यानी 8500 रुपये। 8500 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 8500 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज का डीआई का, ध्यान से देखिए। पहले क्या बोलता है, यदि उस वर्ष के दौरान जिसमें, देखिए डीआई में पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फिर क्वेश्चन पे आना चाहिए। यदि उस वर्ष के दौरान राज्य ए में दर्ज किए गए आपराधिक मामले पाई चार्ट में 14% है, उसकी वैल्यू 672 है, तो सी और एफ में कितने मामले आए? 14% की वैल्यू दे रखी है 672, है ना, यही है शायद, बिल्कुल। सी और एफ, सी का है ग्रीन वाला, एफ का है ये वाला। 30 और 12 42, तो 42% कितना आएगा? 3 गुना हो गया। जब 3 गुना आएगा तो लास्ट में 6 आएगा। देखता हूं किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, लास्ट में 6 देखकर आंसर मार्क कर दिया, लास्ट में 6। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बता देता हूं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सिंपल आए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सिंपल मैं बोलूंगा जो बहुत हलवा है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ये देखें, इसमें भी मैं सिंपल ही कहूंगा, एक हो गया। ठीक है, ये तो काम करने वाला है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। ये भी काम करने वाला था, बढ़िया क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन 2, ये भी सिंपल क्वेश्चन 3। ये सिंपल नहीं है, इसके लिए लॉजिक पता होना चाहिए। ये भी सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है, ये सिंपल है 4, ये सिंपल है 5। सिंपल तो है पर तरीका इसके अंदर जो है वो हर कोई नहीं करता, हर कोई पूरा लिखता है। 5 हो गया। इसमें तरीका मैटर करेगा, कैलकुलेशन है, तरीका मैटर करेगा। तरीका मैटर करेगा, कैलकुलेशन है, मतलब ये भी सिंपल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल बोल सकते हैं। 6, ये क्वेश्चन सिंपल है पर तरीका मैंने आपको बताया, इसलिए मैं इसे सिंपल की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि बच्चे लिखते हैं। आप अगर बिल्कुल ऐसे करते हैं तो आपके लिए सिंपल है। सात, ये सिंपल है, 9 से भाग होने वाला। ये सिंपल है 8, ये भी सिंपल है 9। इसमें कैलकुलेशन है, जिसमें कुछ ना कुछ है वो सिंपल में नहीं आएगा। ये भी अच्छा था, ये सिंपल में ले लेते हैं 10। ये सिंपल में नहीं लूंगा क्योंकि जैसे मैंने करा है, अगर आप वैसे करते हैं तो सिंपल है आपके लिए। लिख के किया तो क्या सिंपल है फिर। ये सिंपल है 11, इसमें भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लगभग 11 क्वेश्चन 37 में से जो सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है। 26 क्वेश्चन अच्छे हैं, यानी किसी में कैलकुलेशन अच्छी है, किसी में लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, किसी में करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तब वो सिंपल है, नहीं तो सिंपल नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये रेलवे का एग्जाम है जिसमें 37 में से लगभग 1/3 पेपर वो भी नहीं है सिंपल आपका, यानी 33% भी। ठीक है, तो सीखिए इन एग्जाम से। एग्जाम में ऐसे ही आने वाला है, आगे भी ग्रुप डी का अगर आप देने वाले हैं
तो इसी तरीके का एग्ज़ाम मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दिल से लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास में क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, उसी से पता लगता है कि हाँ क्या आप कुछ सीख भी रहे हैं, नया भी सीख रहे हैं, कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपके काम के जैसे वीडियो ही देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।